स्वागत है बच्चों आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपको राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये द्विवेदी युग के महान कवि थे। इनके बारे में, इनका जीवन परिचय सब क्या है, सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। आपको स्क्रीन में साफ नजर में आ रहा होगा मैथिली शरण गुप्त। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो, मैथिली शरण गुप्त 1886-1964, 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो शुरू करते हैं बच्चों। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए। 1886 में बच्चों ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में पैदा हुए थे और ये अपने जीवन काल में राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए। उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाने लगा था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। तो बच्चों, इन्होंने कक्षा 9 तक विद्यालय गए और उसके बाद उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी का घर पर ही अध्ययन किया और उनके ऊपर अपना अधिकार बनाया। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी संचित अभिलाषा रही। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, उन्हें श्री राम का कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था। वो हर समय, जिस समय भी उन्हें समय मिलता था, वो राम का भजन कीर्तन करना ही पसंद करते थे। तो उनका राम का कीर्तन करना उनकी अभिलाषा ही रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। मैथिली शरण गुप्त जी थे, उनका इच्छा थी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो उच्चतम शिखर तक पहुंचे, तो उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वो खड़ी बोली के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इससे पहले जो कविताएं वगैरह लिखी जाती थी, कुछ ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, कुछ अवधी में लिखी जाती थी, उससे भी पहले और सबसे पहले भ्रंश में लिखी जाती थी। तो ये जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्हें प्रथम कवि कहा जाता है खड़ी बोली का। खड़ी बोली एक सामान्य हिंदी, जो शुद्ध हिंदी कही जाती है, साहित्यिक हिंदी कही जाती है, वो खड़ी बोली कहलाती है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है उनका। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि भारतीय संस्कृति को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे और इन्होंने ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखी जो उनके राष्ट्रीय प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। तो बच्चों, यहाँ पर इतनी सी दे रखी है। इसके अलावा इनके और बहुत सारी रचनाएं। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, एक तो साकेत और एक यशोधरा। ये दोनों इनके महाकाव्य हैं। इसके अलावा उन्होंने 19 खंड काव्य लिखे और इसके अतिरिक्त इनके बहुत सारे नाटक भी रहे हैं। इन्होंने इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो उनके राष्ट्रीय प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। तो इनकी जो सबसे पहली रचना थी बच्चों, वो 1909 में रंगभंग थी और इससे भी पहले वो ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। अपना नाम उसमें वो मधुप और रसिकेंद्र बताते थे। उसमें इस नाम से वो ब्रज भाषा में जो है कविताएं करते थे। उसके बाद इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं शुरू करी और उसके बाद उनकी जो रचनाएं सबसे पहले आई, जैसे कि मैंने भी बताया, रंग में भंग 1909 में आई। फिर उसके बाद उनकी भारत भारती सन 1912 में ये रचना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। उसके बाद से इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाने लगा। महात्मा गांधी जी ने उन्हें एक मैथिली काव्य मान ग्रंथ दिया और इनको एक राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी। राष्ट्रीय कवि की उपाधि के बाद से ये हमेशा के लिए भारत साहित्य में इनका नाम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध हुआ। जो गुप्त जी थे, उनके पिता सेठ रामचरण दास जी थे, वो भी एक कवि थे और उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो इनके पिता भी कवि थे और इनके जो भाई सियाराम शरण गुप्त जी हैं, वो भी एक प्रसिद्ध कवि हुए। तो बच्चों, इनकी ऐसी बहुत सारी कविताओं की फेमस पंक्तियां हैं जो इनको और ज्यादा प्रसिद्धि दिलाती हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं ऐसी की जिससे राष्ट्रीय प्रेम उनका प्रदर्शित होता है। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। इस प्रकार की इन्होंने बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारी प्रसिद्ध कविताएं दी। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से भी पुकारा जाता है और ये राष्ट्रवादी संस्कार से युक्त थे। इनका यही मान्यता थी कि हमारा जो भारत है, जो हमारा भारत देश है, वो उच्चतम शिखरों तक पहुंचे। इसको उन्होंने बहुत सारा प्रयास भी किया। बहुत सारी ऐसी इनकी रचनाएं हैं जो व्यक्ति को मानवता का धर्म
सिखाती हैं व्यक्ति को अपना किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सब संस्कार भी दिलाती हैं और राष्ट्र प्रेम की ओर भी सभी को प्रेरित करती हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के साथ प्रेम भी करना चाहिए। तो बच्चों, इससे जुड़े हुए मैं कुछ प्रश्न भी लेकर आई हूँ और कुछ इनकी रचनाओं की थोड़ी थोड़ी सी जानकारी भी लेकर आई हूँ। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ स्क्रीन पर। तो ये इनकी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं हैं। जीवन की ही जय हो, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। नहुष का पतन, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, मैथिली शरण गुप्त की हैं। हम कितनी ये लाइनें पढ़ते हैं जब हम अलंकार वगैरह सीखते हैं, तो ये फेमस कविता भी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। आर्य, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। किसान, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। ऐसी बहुत सारी कविताएं इनकी प्रसिद्ध हुई हैं। तो बच्चों, अब मैं इसे लेकर कुछ आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आई हूं। आप उसको देखते हैं और आप देखिए आपको कितना समझ में आया। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। गुप्त जी के पिता कौन थे? तो ए सेठ रामचरण दास, या फिर सेठ चरण दास, या फिर सेठ तारण दास, या कोई नहीं। तो बताइए कौन होंगे? अभी मैंने आपको पूरे जीवन परिचय में बताया भी था। तो आंसर है सेठ रामचरण दास। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। गुप्त जी की काव्य की कथा वस्तु पाठक के सामने क्या प्रस्तुत करती है? क्या प्रस्तुत करती है? नंबर ए, भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र, या फिर भारत के भविष्य का स्वर्ण चित्र, या फिर भारत के वर्तमान का स्वर्ण चित्र, या फिर सभी। बताइए क्या आंसर आना चाहिए? तो आंसर है बच्चों भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र। जब आप जीवन परिचय देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र वर्णन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। गुप्त जी की चिर संचित अभिलाषा क्या थी? क्या थी उनकी चिर संचित अभिलाषा? भगवान राम का कीर्तिमान, श्री कृष्ण का कीर्तिमान, अपने पिता का कीर्तिमान, अपने माता पिता का कीर्तिमान। तो क्या था इसका आंसर? भगवान श्री राम का कीर्तिमान, ये उनकी चिर संचित अभिलाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैथिली शरण गुप्त का किन भाषाओं पर समान अधिकार था? संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत। तो किन पर था? आंसर है ब्रज और संस्कृत। बच्चों, वैसे तो इनका अंग्रेजी में भी अधिकार था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी पर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि एक राष्ट्रवादी कवि थे। ये अंग्रेजी और अंग्रेजों की जितनी भी कल्चर थी उसको महत्व नहीं देते थे। एक सामान्य जानकारी इन्होंने जरूर रखी थी, इसका जानकारी जरूर ली थी, लेकिन ये महत्व ज्यादातर संस्कृत, हिंदी और ब्रज भाषा को ही देते रहे। तो ब्रज और संस्कृत इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ? पता ही होगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया ही है। 1885, 1886, 1887, 1888, 1885, 1886, 1887, 1888। तो कब हुआ? बताइए आंसर कब? इसका आंसर मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, जो ये था मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने कुछ लिखित में कुछ मौखिक रूप में आपको समझाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई होंगी तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। और जो 5वां प्रश्न है इसका उत्तर मैंने आपको नहीं दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। और अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कैसी लगी वीडियो ये आप मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।